नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात करेंगे दिल्ली में कोरोना के हालातों को लेकर। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। बात करें बीते 3 दिनों के कोरोना के आंकड़ों की तो 15 मई को 6,430, 16 मई को 6,456, तो वहीं 17 मई को 4,524 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कम होने के पीछे की वजह क्या है? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? इसके अलावा दिल्ली में सभी लोगों को टीका लगे, इसको लेकर सरकार की रणनीति आखिर क्या है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका जनतंत्र टीवी पर। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा वही है, कोरोना को लेकर जो हम चिंता लगातार जता रहे हैं, आप लोगों को भी चिंता है, हमें भी है, केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकारों की भी है। तो दिल्ली की सबसे पहले रामनिवास जी में बात कर लेता हूं। अभी फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या देखते हैं दिल्ली में, और सरकार के जो प्रयास है वो आपको कितने सफल दिख रहे हैं? शंकर जी, जैसा आपने अभी बताया, दिल्ली में कोरोना 30,000 से ऊपर पहुंच गया था जी। आज 4,000 के करीब आ गया है। लगभग मैं समझता हूं 7 गुना कम हो गया। इससे मुझे लग रहा है कि दिल्ली में अब कोरोना कंट्रोल में है और बहुत तेजी से ग्राफ नीचे गिर रहा है जी। इसमें सरकार का प्रबंधन, मेडिकल स्टाफ टोटल, डॉक्टर से लेके और टेक्निकल स्टाफ, और दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस महामारी को सहा है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लॉकडाउन में सहयोग दिया है जी। ये अपने आप में जनता को, मैं दिल्ली की जनता को इसके लिए शाबाशी देता हूँ। उन्होंने जिस ढंग से, चाहे ऑक्सीजन की कमी रही जी, परेशानियां उठाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला उसके लिए उनको परेशानियां उठाई, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा जी। अपने पेशेंट्स को एडमिट कराने के लिए भी परेशानियां उठी। उसके बावजूद भी सरकार के कामों से, प्रयासों से जनता असंतुष्ट दिखाई देती है। अब कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, उससे जनता में काफ़ी संतुष्टि है। और दिल्ली सरकार ने जो 2 नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 500 बेडेड, रामलीला मैदान में, पुरानी दिल्ली और जीटीबी हॉस्पिटल के पास, ये आईसीयू बेड बने हैं। आज 93 पेशेंट जीटीबी हॉस्पिटल के सामने वाले में एडमिट हैं। सवेरे की मैं फिगर दे रहा हूँ जी। यहाँ वेंटिलेटर भी हैं और 500 के 500 आईसीयू बेड भी हैं। ये आने वाली हमारी तैयारी है और ये और भी बनेंगे। हाँ, कोरोना के इस सारे मामले में मैं कहना चाहूँगा शंकर जी जी कि ऑक्सीजन की कमी जितनी हमने झेली है, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिस ढंग से लगातार सुनवाई करके 7 दिन केंद्र सरकार से कहा कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमको 700 मैट्रिक टन डेली की सप्लाई चाहिए। वो 4 दिन हमको बड़ा कष्ट में बिताने पड़े। गंगाराम हॉस्पिटल में 22 लोग मर गए, जयपुर गोल्डन में भी लोग मर गए, और उसके बाद एक और हॉस्पिटल में दुर्घटना घटी जी। मैं कहूँगा वो शहीद हो गए। ये एक मिसमैनेजमेंट रहा सारा। तो ये मिसमैनेजमेंट रामनिवास गोयल जी केंद्र सरकार का रहा, फिर दिल्ली सरकार का भी रहा कुछ इसमें? मैं आ रहा हूँ, मैं इस बात पर आ रहा हूँ जी। पहला बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में दखलंदाजी नहीं करती, दिल्ली में लोग ऐसे ही मरते रहते। अब वो 700 मैट्रिक टन गैस कहाँ से आ गई केंद्र सरकार के पास जो दिल्ली को सप्लाई करती? ये एक सोचने का अपना तरीका होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हाँ, दिल्ली सरकार का मैं मान सकता हूँ कि हॉस्पिटल्स में, मैं स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि ऑक्सीजन प्लांट, छोटे जो प्लांट थे वो लगने चाहिए थे, वो नहीं लग पाए। लेकिन इसके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि कोरोना की ये दूसरी लहर आ रही है, इसकी तैयारियां हों, इसकी जिम्मेवारी आफ्टर ऑल किसकी है? इस चेतावनी की जिम्मेवारी किसकी है? किसको अलर्ट करना चाहिए, किसको सचेत करना चाहिए? अभी आप कह रहे थे प्रधानमंत्री ने सब कलेक्टरों की मीटिंग की, इतने जिलों के कलेक्टरों की मीटिंग की। ये मीटिंग जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई थी अप्रैल में जी, तब होनी चाहिए थी, तब ये सारी बातें आने चाहिए थी। हमारी सरकार तो उस वक्त कह रही थी, हर्षवर्धन ने कहा, सब मंत्री बोल रहे थे कोरोना पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, हम विजयी हो गए हैं, देश को लापरवाह कर दिया, आम आदमी को लापरवाह कर दिया। तो ये जो चीजें हैं इसके कारण भी बहुत बड़ा अच्छा, इसी में मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं रामनिवास जी। आपने कहा बाहर कि भेज रहे हैं, दूसरी लहर के जो संकेत वो पहले दिए जा चुके थे, जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार को इस बात का आभास हो गया होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि अगर आप लोगों को ये जानकारी थी, चाहे मुख्यमंत्री हो, दिल्ली सरकार को हो, तो दिल्ली में जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की होनी चाहिए थी, अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो आपको लगा कि कहीं चूक गई दिल्ली सरकार इसमें? जैसा कि आपने भी कहा कि सच्चाई मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा शंकर जी मैं जैसा पहले मैंने कहा, हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त थी, उसी लेवल पर ऑक्सीजन मिलती रहती तो ये दिक्कत नहीं आती। उस लेवल पर ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें 350 मैट्रिक टन अगर ऑक्सीजन देंगे, दिल्ली की रूटीन की डिमांड जितने बेड हमारे पास आईसीयू के थे, तो क्या उस समय दिल्ली सरकार ने डिमांड की थी रामनिवास गोयल जी, जब आप लोगों को आभास था कि दूसरी लहर आएगी, कहर बरपाएगी, आप लोगों ने कोई खत लिखा केंद्र सरकार को, पत्र के जरिए अवगत कराया, कोई जानकारी उन तक पहुंचाई कि भैया दूसरी लहर आ रही है, हालात बिगड़ सकते हैं, हमको आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए अभी से? शंकर जी, एक बार नहीं 10 बार मांगी ऑक्सीजन, आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तभी तो संभव हुई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अभी मसला है, वो जब चेतावनी की बात आप कह रहे हैं। मैं तो पहली बात ये कह रहा हूँ कि दूसरी लहर की चेतावनी हुई नहीं कहीं भी। नहीं, आप लोग कह रहे हैं शायद आप लोगों को इसका आभास था, मस्त है सब लोग, लेकिन दिल्ली सरकार को शायद आभास था दूसरी लहर आएगी, चेतावनी नहीं दी गई थी केंद्र की तरफ से। मानता हूं लहर का हम कोई चेतावनी नहीं दी गई, और चेतावनी नहीं दी गई इसीलिए ये दिक्कत हुई। फिर भी हमने बजट में प्रोविजन किया था कोरोना के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट का बजट में प्रोविजन किया। इस साल जो बजट पेश हुआ, हम सचेत थे, लेकिन ये मालूम नहीं था हमको कि केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं देगी, इतना बड़ा भेदभाव करेगी। हमारे टैंकर आ रहे हैं, उनको भी हरियाणा में, यूपी में रोक दिया जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। ये जो अव्यवस्था हुई है, ये मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को बहुत आदर के साथ नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बचा लिया। अच्छा, अभी ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली में क्या है रामनिवास गोयल जी? पर्याप्त ऑक्सीजन है, दिल्ली के लोगों को मिल पा रही है जितनी आप लोग डिमांड कर रहे हैं? केंद्र सरकार पहुंचा रही है ऑक्सीजन पूरी तरह से? हाँ, अब ऑक्सीजन, मनीष जी ने तो अभी बयान दिया था कि अब पेशेंट कम हो गए हैं, अब हमको 700 मैट्रिक टन नहीं 550 मैट्रिक टन चाहिए। ठीक, ऑक्सीजन जहां ज्यादा कोरोना है, केंद्र सरकार अब 150 टन वहां भेज दे। उनका ओपन बयान आया है, मीडिया में बयान आया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक, एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा है गोयल साहब, अभी भी अस्पतालों में स्थिति आप देख रहे हैं, आपके पास तो लगातार आंकड़े आ रहे होंगे, हम लोग भी रोज खबरें चलाते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से अभी भी लोगों की जानें जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से ऑक्सीजन दे रही है, जितनी आपको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन मिल रही है, फिर भी तमाम ऐसी चीजें अस्पतालों से क्यों खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, दर दर की भटकने के लिए मरीज अभी भी परेशान है दिल्ली में? तो क्या ये मिसमैनेजमेंट है या फिर वाकई में कमी है ऑक्सीजन की? नहीं, ना तो अब मिसमैनेजमेंट है ना ऑक्सीजन की कमी है। अब हॉस्पिटल्स में हमारे आईसीयू बेड भी खाली हैं। आप आज की डेट में अगर 200 पेशेंट भी आए तो एडमिट होंगे। आपकी जानकारी में होगा 500 आईसीयू बेड हमने जमुना पार में बनाए जीटीबी हॉस्पिटल के साथ। आईसीयू बेड है 500, वहाँ 150 वेंटिलेटर से लेस हैं बेड, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लागू कर दिया, चालू कर दिया, लगा दिया। इसी ढंग से पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान 500 आईसीयू का बेड वहाँ भी बना दिया जी। ये एक बार 15 दिन में 1000 बेड के आईसीयू बेड तैयार हो जाना, वेंटिलेटर लगा देना, ये ऑक्सीजन के साथ लेस करना और हॉस्पिटल के साथ जोड़ देना,
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी तैयारी है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि सरकार का बहुत बड़ा ये कार्य है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझकर इस काम को पूरा किया और जनता के सहयोग से पूरा किया। यहाँ मैं सरकार को, जनता को, दोनों को और अपने मेडिकल स्टाफ को, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि दिन रात काम करके उन्होंने खड़ा किया। एक चीज जो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कही, मंत्री को बधाई देता हूँ कि वैक्सीन की कमी है, वाकई में है कमी वैक्सीनेशन को लेकर। दिल्ली में आप लोगों को कितनी वैक्सीन की डिमांड है और कितनी आपको, अभी आपने डिमांड की थी, आपको मिल नहीं पा रही है? और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम दिल्ली में चलना चाहिए था, क्या वो ठीक तरीके से चल रहा है? और दूसरा सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि बार बार ये आरोप लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मर्तबा राजनीति भी करते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, आज या कल, मुझे याद नहीं अच्छे से, वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो पाया है। तो फिर सवाल यहां पर यह उठता है कि भैया ऐसे वक्त में कम से कम आप अपने राज्य को पहले देखें, दिल्ली को आप पहले देखें, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप दिल्ली तो संभालिए पहले। फिर ये सवाल उठता है, फिर विपक्ष जो आरोप लगाता है बार बार कि भैया मौका जो राजनीति का है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ते हैं कई मर्तबा, तो उनके बयानों से कुछ ऐसा ही छलकता हुआ नजर भी आता है कई बार। क्या मानते हैं आप? शंकर जी, देखिए मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं स्पीकर हूँ, मेरा एक प्रोटोकॉल है, फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उत्तर दूंगा। केजरीवाल जी भारत के नागरिक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे भारत का कोई नागरिक कहीं परेशान होता है, भारत का एक वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री होने के नाते से किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री है, ऐसी आपदा पर उनका क्वेश्चन खड़ा करना जायज बनता है। अगर मुख्यमंत्री क्वेश्चन खड़ा नहीं करेंगे तो क्या गली में मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति खड़ा करेगा? और आज वैक्सीनेशन के पोस्टर लगा दिए कि हमारी वैक्सीनेशन हमारे बच्चों की बाहर भेज दी, 21 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए। ये कौन सा आपातकाल आ गया? ये कौन सी दिक्कत आ गई? क्या लोग ये भी ना पूछें? जब तो आप देखिए, बड़ा दोनों हाथ खड़े करके ऊपर प्रधानमंत्री तालियां बजवा रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, हम कोरोना गुरु बन गए हैं, वैक्सीन गुरु बन गए हैं, हमने 6 करोड़ वैक्सीन बाहर के देशों को भेज दी। तब तो आपने सच्चाई नहीं बताई, और आज उसकी सच्चाई खुल रही है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। अब यहाँ शंकर जी एक बात और मैं आंकड़े से समझाना चाह रहा हूँ, आपको मालूम होगा, मीडिया के लोग सब जानते हैं, हिंदुस्तान में, फिर आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 40 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन डेली लग रही थी। आज ये 18 लाख क्यों रह गई? 40 लाख से बढ़नी चाहिए थी, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, और 40 से घट के 18 लाख रह गई। क्या इसके लिए केजरीवाल जी दोषी हैं? मैं तो यहाँ कहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, उसकी कोई प्लानिंग नहीं। उसने कहीं कुछ रखा सरकार के सामने, भाई आप ये वैक्सीन भेज रहे हैं इतनी बाहर, इसको रोकिए, हमको सेकंड वैक्सीनेशन भी करना है लोगों का, फर्स्ट वैक्सीनेशन 18। मैं तो मीडिया को भी यहाँ बधाई देता हूँ, और आज तक को चैनल को मैं उस दिन सुन रहा था, उसमें उन्होंने खुलेआम कहा एंकर ने कि हम 18 से 45 साल के लोग मरने के लिए हैं क्या? अब ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हमारी कब खोलेंगे? समित पात्रा के पास उत्तर नहीं था। तो ये कौन सी प्लानिंग है? और अब 18 से 45 खोला है तो वैक्सीनेशन नहीं है। बार बार मनीष जी ने लेटर लिखा, मीडिया के सामने लेटर भी दिया, हमने दोनों कंपनियों को लेटर लिखा, भाई हमको 1.25 करोड़ वैक्सीन चाहिए। कोवैक्सीन ने तो उत्तर लिख के भेज दिया कि सरकार, केंद्रीय सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं, जहाँ वो कहते हैं हम वहाँ भेजेंगे, हम वैक्सीन आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते। ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपने आप में सब कुछ जाहिर करती हैं केंद्रीय सरकार की मंशा, केंद्रीय सरकार का प्रबंधन, कि कोविड को लेके क्या प्रबंधन है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कोविड क्यों फैला, क्यों नहीं, किसकी कमी है, इस पे मत जाइए, चलिए छोड़ दीजिए। अच्छा, दिल्ली में रामनिवास गोयल जी, आप अपनी बात को कहिएगा, दिल्ली में जो हालात खराब हुए उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अचानक से आपने देखा होगा, फरवरी मार्च में बहुत सामान्य हालात थे, जनवरी दिसंबर में हमने लगा कि कोरोना खत्म हो गया है, बार बार यही लग रहा था दिल्ली की आबो हवा को देखकर, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर। अचानक से 1 से 2 महीने में इतना भयानक हो गया कि उसे रोक पाना ही असंभव हो गया।
तो ये किसकी गलती थी, क्या मानते हैं आप? शंकर जी देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दिल्ली भारत का हिस्सा है, कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं जी। जो कुछ हालात पूरे भारत में हुए वही हालात दिल्ली में हुए। ठीक। दिल्ली भारत का अंग है। पूरे भारत में अगर अकेले दिल्ली में ही कोरोना होता, डेटे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती हैं, दिल्ली में कोरोना होता तो दिल्ली सरकार दोषी होती। ये लापरवाह हो गया सारी हेल्थ मिनिस्ट्री, सारी टोटल हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स, हेल्थ वर्कर्स, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कि सरकार ये कह रही है अब कोरोना देश से भाग गया, हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली जी। उसका कहीं दुष्परिणाम है ये, एक बात। दूसरी बात, हम चुनाव में मस्त थे। बंगाल हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, मैं मानता हूं, बंगाल को छोड़ दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव क्या आवश्यक थे? क्या हम उसको रोक नहीं सकते थे? आज केंद्रीय मंत्री के भाई जो पंचायत के सरपंच जो भी जीत के आए हैं, वो आज वो उनकी डेथ हो गई, दूसरे भाई बीमार पड़े, पूरे परिवार में कोरोना हो गया जी। इसके लिए कौन दोषी है? पंचायत के चुनाव करवाना क्या आवश्यक था? जी। इस पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं। और दिल्ली गाजियाबाद से दूर नहीं है। फिर तो चुनाव में तो सभी दल दोषी हैं। से सीमाएं लगती है। गाजियाबाद में पंचायत जिस पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में, सभी दल दोषी हैं। किसी एक पार्टी को, सरकार को कहना ठीक रहेगा? सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, जो कि नहीं समझी है सभी ने। चुनाव करवाना किसका काम है? देखिए, मैं टीएन सेशन को शंकर जी मैं याद कर रहा हूँ आज टीएन सेशन को जी। टीएन सेशन जब चुनाव प्रमुख थे, आयुक्त थे चुनाव इलेक्शन कमीशन के, उस वक्त उन्होंने जो चुनाव प्रबंधन किया सारा जी, मैंने बंगाल के चुनाव पर यह क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन चुनाव प्रबंधन के नाते से चुनाव आयुक्त को कहना चाहता हूं कि इतने लंबा चुनाव खींचना क्या आवश्यक था? कोरोना जैसी महामारी में पंचायत के चुनाव रोकना, अध्यादेश लाकर कुछ भी करके केंद्र सरकार ये कर सकती थी। क्या चुनाव आयोग मना करता? चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार की आज की डेट में कठपुतली बना हुआ है। नहीं, उनका रामनिवास गोयल जी कहना है कि जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन दलों ने किया, उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि जी नहीं, कोई लेटर नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं की, अपनी बात नहीं पहुंचाई कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं, ऐसी उनकी तरफ से भी कोई मांग नहीं आई। तो फिर ये सवाल उठता है कि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव हो। नहीं, देखिए, मैं शंकर जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा जी। बहुत पार्टियों ने विरोध किया, बहुतों ने, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत विरोध हुआ, चुनाव हम नहीं चाहते। लेकिन जब कानों पे जू नहीं रहेंगी तो सरेंडर तो नहीं कर सकता कोई भी राजनीतिक दल। क्यों चुनाव से भाग जाए? क्यों भागेगा चुनाव से? पहली ड्यूटी किसकी बनती थी? आप कुआं खोद रहे हैं। बिल्कुल बनती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है। आपने कुआं खोदा, आप कुआं खोद रहे हैं, फिर कह रहे हैं उसकी बाउंड्री भी नहीं बना रहे और लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। कहां मास्क की, जो दो गज की दूरी, मास्क जरूरी। जिन जिन प्रांतों में चुनाव हुए, मुझे कहीं भी दिखा दें 2 गज की दूरी या मास्क। कौन दोषी है इसके लिए? गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, कौन दोषी है इसके लिए? बड़ा चुनाव से पहले 2000, मुझे वो याद है एक सीन में भूला नहीं। मैं खुद बीजेपी से आया हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि गंगा को गंगा पवित्र करने वाले, गंगा को मां कहने वाले, उसमें लाशें बह रही हैं। बड़ा यानी कहने को शब्द नहीं है, निंदा करने को शब्द नहीं है। कहाँ हैं हम कब्रिस्तान और इनकी सब बातें कर रहे थे। शमशान घाट, कब्रिस्तान, चुनाव में बड़ी बातें हुई। ये कहीं उसी का परिणाम तो नहीं? सारा देश कब्रिस्तान और ये बन गया आज की डेट में।
शमशान बन गया। ये जो चीजें हुई हैं, इन सब चीजों का प्रबंधन आज दिल्ली की मैं बात करूं, मैंने जैसे पहले कहा दिल्ली देश का अंग है, दिल्ली पूरे भारत का दिल है और पूरे भारत के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली जाते हैं। जो भारत में होगा वो दिल्ली में होगा। दिल्ली कोई एक अलग से किसी प्रांत का हिस्सा नहीं है। ठीक। और दिल्ली में फिर भी कोरोना बहुत तेजी से कंट्रोल हुआ है। कंपैरेटिवली 7 गुना नीचे आ गया। पूरे भारत के अगर आंकड़े देखें उतनी तेजी से नीचे नहीं आया। अच्छा, इसके पीछे की वजह ये भी कहा जा रहा है क्या लेकिन टेस्टिंग दिल्ली से की जो शुरुआत संख्या हुई है, है ये वो पूरे टेस्ट भारत कम हो में रहे हैं क्या शुरुआत। रामनिवास गोयल जी? नहीं, देखिए इसको बहुत क्लियर कर लीजिए, क्लियरली समझ लीजिए। टेस्ट ज्यादा होंगे हमको फायदा है। क्यों फायदा है? परसेंटेज उतना नीचे आएगा। आप टेस्ट कम हो या ज्यादा हो, परसेंटेज पे आइए ना जी। परसेंटेज पॉजिटिविटी का घटकर 8% रह गया, लेकिन मौतों का क्योंकि आंकड़ा 30% घट को नहीं रहा, क्रॉस कर ये गया बात तो था। आप भी जानते हैं। ये एक चिंता बढ़ा रहा है लोगों की। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ। मौतों का आंकड़ा घट नहीं रहा, ये मैं मान रहा हूँ कि जो ये कोरोना था इसमें मैक्सिमम डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। मैंने भी अपने बहुत परिवारों को खोया है। कोरोना ठीक हो गया, पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिव हो गया कोरोना जी। लेकिन पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले पा रहा और पता लगता है 2 दिन बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक। मैक्सिमम मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। खून गाढ़ा होता है, जो भी कुछ मैं टेक्निकली उसको जितना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जितनी डेथें हो रही हैं उसमें 70% हार्ट अटैक के कारण डेथ हो रही हैं। फेफड़े फेल हो रहे हैं, बिल्कुल। खून गाढ़ा हो रहा है। कोरोना से नेगेटिव आने के बाद भी लोग मर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य यही है कि यंग ब्लड इस बार ज़्यादा मर रहा है। जी, छोटे छोटे 2 सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं गोयल साहब। एक सवाल मेरा यह है कि थर्ड वेव को लेकर अब चिंता जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से जो कोरोना का नया रूप आया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और तीसरी लहर को किस तरह से रोकना है उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये इस पर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने। जो दिल्ली के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछूं, दिल्ली सरकार कितनी तैयार है थर्ड वेव को लेकर? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि ब्लैक फंगस जो आजकल लगातार फैल रहा है, जिसका इलाज भी बताया जा रहा है कि बहुत महंगा है, दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? ब्लैक फंगस के अगर मामले दिल्ली में बढ़ते हैं तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, लोगों का इलाज हो पाएगा, या फिर इसी तरह से ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी थी कहीं ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो जाए? शंकर जी, मेरा इस पे कहना है सबसे बड़ी पहली तैयारी तो है कि हम देश के 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दें। ठीक है। हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाए, कितने ही आप ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा लें, कितने ही बेड कर लें, लोग मरेंगे, आप मृत्यु दर को कम नहीं कर सकेंगे। केवल एकमात्र रास्ता है वैक्सीनेशन करिए, जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीनेशन करिए। लेकिन आज हम वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली में कुल आप आंकड़े आपके पास होंगे, 37 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगी है। ठीक सर। और कुल 10 लाख लोगों को सेकंड डोज लगी है, यानी कुल फर्स्ट और सेकंड मिला के 47 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है 2.5 करोड़ में से। ठीक। और देश के आंकड़े तो और भयानक हैं। और आज ये कहें वैक्सीनेशन नहीं आएगी, सेंटर बंद करने पड़े दिल्ली के। कोवैक्सीन तो है ही नहीं, कोविशील्ड 3-4 दिन का बचा है। तो ये इसकी तैयारी हमको थर्ड फेज को फेस करने के लिए नुकसान ना पहुंचाए। ठीक सर। सबसे पहले वैक्सीनेशन जरूरी है। किसी भी कॉस्ट पर हमको वैक्सीनेशन 6 महीने के अंदर देश के लोगों का कर देना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट डोज तो कम से कम दे दो, सेकेंड डोज। देखिए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ वैक्सीनेशन के लिए, देश की जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। कोविशील्ड के लिए पहले कहा गया पहले इलेक्शन के बाद 1 महीने के बाद दूसरा लगेगा। जी जी। फिर थोड़े दिन बाद आ गया नहीं 6 हफ्ते के बाद लगेगा। अब फिर एक बयान आ गया 3 महीने के बाद लगेगा। ठीक सर।
बिल्कुल, ये जिन्होंने फर्स्ट लगा लिया जी था। जी जी बिल्कुल कमी है गोयल साहब वैक्सीनेशन को लेकर। ये चिंता है, मुझे लगता है कि इस चिंता को समझना चाहिए। भ्रम मेरे पास फैलाया गया। जी जी बहुत वक्त कम है, एक लाइन में मैं सिर्फ आपसे जवाब चाहूंगा गोयल साहब, दिल्ली के लोगों के लिए क्या मैसेज है सरकार का, आपका? क्योंकि मामले अगर कम हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुशी वाली बात है, संतुष्ट हमें थोड़ा सा होना चाहिए इसके लिए, लेकिन क्या संदेश दिल्ली की जनता को आप देना चाहेंगे? पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है लाइव। दिल्ली की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़ी है। ठीक, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध किया है, हर तरीके से हम तैयार हैं। दिल्ली की जनता को एक और चीज़ मैं कहूँगा, पैनिक से दूर रहें। तीसरी चीज़ मैं अपने नेताओं से, अपने साइंटिस्टों से ये कहना चाहूँगा, तीसरी वेव आएगी, ये शब्द मत बोलिए, लोगों में पैनिक मत फैलाइए। ठीक सर, उसकी तैयारियां अंदर रहकर करिए। आप साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े मंत्री हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। हर्षवर्धन, ये पैनिक मत फैलाइए। ठीक, आप अपने लोगों को लेकर बैठकर जो इसकी मैक्सिमम तैयारियां हो सकती वो करिए तीसरी वेव की। चलिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कलेक्टर की मीटिंग ली, तीसरी वेव का जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम तैयार हैं हर तरीके से। ठीक, दिल्ली की जनता इस तीसरी वेव से अपना मास्क बराबर लगा के रखे। कितने केस कम हो गए हो, बिना मास्क के बाहर ना निकले। चलिए, अब आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों लॉकडाउन भी हटेगा। जी 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 ठीक सर। और लॉकडाउन के बाद अपने को कंट्रोल करके चले। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने सरकार हर कदम पर आपके साथ। बिल्कुल आपने भरोसा दिलाया दिल्ली वालों को, और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, आपने समय दिया। रामनिवास गोयल जी हमारे साथ चर्चा की कोविड को लेकर और दिल्ली के हालातों को लेकर। आपने दिल्ली की जनता को भरोसा भी दिलाया कि कैसे भी हालात हो, उन हालातों से निपटने लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के साथ है और पूरी तरह से दिल्ली की जनता का सहयोग दिल्ली सरकार करती रहेगी इसी तरह से। क्योंकि जो स्थिति अभी कोविड को लेकर दिल्ली में है, केसेस कम जरूर हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये चिंता को बढ़ा रहा है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। फिलहाल रामनिवास गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।